नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो बैच है ये यूपी पीसीएस आरओ और एपीएस को दृष्टिगत रखते हुए चलाया जा रहा है। अब आपको पता है कि एपीएस का एग्जाम जनवरी में और आरओ का एग्जाम संभवतः 4 फरवरी को होगा, तो समय तो बहुत ज़्यादा है नहीं, समय बहुत हमारे पास कम है। और इतने महीने में आप जानते हैं कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो कई कई टीचर्स के साथ लेकर के बैठे हैं वो भी अपना सिलेबस निपटा नहीं पाते हैं दोस्तों। तो मैं तो अकेला आदमी, मुझे अपना मेरी कोशिश ये है कि सारा जो जीके का सिलेबस है, थ्योरी का पार्ट, वो आज स्टूडेंट्स को दिया जाए। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जाए, थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन भी कराए जाए, फैक्चुअल क्वेश्चन भी कराए जाए। तो इतना सब कुछ मेरे लिए करा पाना इस टाइम पीरियड में संभव नहीं है दोस्तों। तो हमारी जैसे कक्षाएं चल रही हैं इतिहास की, अभी हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पूरे डिटेल से हम बात करते हैं। तो इस तरीके से हमारी डिटेल कक्षाएं चलती रहेंगी, प्रश्नोत्तरी सीरीज भी चलती रहेंगी। पर मैं एक चाहता हूं कि मैं एक बार आपको पूरा नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूं। मेरे पास स्लाइड्स बनी रखी हैं दोस्तों, देखिए मैंने पूरा प्राचीन भारत का इतिहास स्लाइड्स में बना रखा है, लगभग 300 साढ़े 300 स्लाइड्स हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास, पॉलिटी, सब कुछ मैंने स्लाइड्स में बना रखा है। लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने का, पढ़ाने का समय जो है वो बहुत ज्यादा सीमित है, तो इसलिए मैं एक शुरू कर रहा हूं, एक आप कह सकते हैं कि प्रयोग प्रारंभ कर रहा हूं कि जो हमारी कक्षाएं चल रही हैं वो तो हमारी चलती रहेंगी। जैसे हिंदी की कक्षा है, आधुनिक भारत के इतिहास में भी हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की कक्षा है, जिसमें हम पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको पूरा सब कुछ जो है नोट्स प्रोवाइड करा दूं, जिसमें हम सिर्फ समझाएंगे नहीं, सिर्फ स्टडी करेंगे, ताकि ये जो बेहतरीन नोट्स जो मैंने तैयार करे हैं ये आप तक पहुंच सकें और आप इनका लाभ उठा सकें। तो इसमें हम कुछ भी समझाएंगे नहीं, केवल क्योंकि मैंने नोट्स इतने बेहतरीन तरीके से तैयार किए हैं कि बिना समझाए भी, जैसे हम पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तकों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इन नोट्स में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ऊपर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने हाईलाइट भी किए हैं, तो आप इनका जो है लाभ उठाइए दोस्तों। एक वीडियो लेक्चर में हम एक टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो टॉपिक बहुत बड़े बड़े होंगे तो उसमें फिर एक से ज्यादा वीडियो भी बन सकती है। अच्छा, इसमें मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, जो पहले पढ़ा चुका हूं, जो नहीं पढ़ा चुका उससे कोई मतलब नहीं, क्रम से चलेगा। मतलब आधुनिक प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभ हुआ तो ये जो आपका पाषाण काल है यहां से प्रारंभ होगा और उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल पर जाकर के समाप्त होगा, जिसे हम राजपूत काल कहते हैं। उसके बाद हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ हो जाएगा, तो वो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास जहां शुरू होता है वहां तक चलेगा। तो मतलब जो कुछ मैं बीच में पढ़ा चुका हूं, जो नहीं पढ़ा चुका, इन क्लासेस में हम सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं सेशन प्रारंभ कर रहा हूं, आप जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, क्योंकि अब जो है आपके पास में नोट्स का एक ऐसा संकलन आने वाला है कि आपको मतलब मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ भाई, अब हमने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी तब भी कोई समस्या नहीं है। तो चलिए प्रारंभ करता हूं। पहला चैप्टर है प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिकल एज। इस काल के अंतर्गत निम्नलिखित सभ्यताओं का अध्ययन किया जाता है: पाषाणकालीन सभ्यता, ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता और दक्षिण भारत में महापाषाणकालीन सभ्यता। इन चारों सभ्यताओं को एक एक करके हम देखेंगे। मानव की उत्पत्ति सीनोजोइक, नियोजोइक महाकल्प के चतुर्थक कल्प के प्लियोसीन, प्लीस्टोसीन और हेलियोसीन युग में हुआ है। यानी महाकल्प कौन सा है? सीनोजोइक, नियोजोइक महाकल्प, और उसका युग कौन सा है? प्लियोसीन, जिसे प्लीस्टोसीन भी कहते हैं या हेलियोसीन युग भी कहते हैं। तो यह मानव की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1851 में सर्वप्रथम डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिकल एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड में प्री हिस्टोरिकल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ठीक है, पाषाणकालीन सभ्यता को हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे। भारतीय पाषाणकालीन सभ्यता को विद्वानों ने 3 काल में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं वो 3 काल? पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। तो 3 काल कौन कौन से हो गए? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इसमें सबसे पहले पुरापाषाण काल को देखेंगे। सबसे पुराना है पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण संस्कृति का उदय
अभिनूतन युग में, या उसी को हम कहते हैं प्लेस्टोसीन युग में हुआ। तो पुरा पाषाणकालीन संस्कृति कब प्रारंभ हुई? प्लेस्टोसीन युग में। इस युग में धरती बर्फ से ढकी हुई थी, यानी अत्यधिक ठंडी थी। पुरा पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को मद्रास के निकट पल्लावरम नामक स्थान से हुई। तो पुरा पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी वर्ष 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को मद्रास के निकट पल्लावरम नामक स्थान से हुई। भारतीय पुरा पाषाण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के आधार पर पुनः 3 भागों में विभक्त किया जाता है, यानी पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर पुरा पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त करते हैं, जिसमें से पहला है निम्न पुरा पाषाण काल। पहला कौन सा है? निम्न पुरा पाषाण काल, यानी प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व तक का जो समय है वो निम्न पुरा पाषाण काल कहलाता है। उसके बाद बारी आती है मध्य पुरा पाषाण काल की, यानी 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो मध्य पुरा पाषाण काल कहलाता है। और ये जो है आपका उच्च पुरा पाषाण काल, ये 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय है। और 10,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है हमारा मध्य पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं निम्न पुरा पाषाण काल की। निम्न पुरा पाषाण काल यानी प्रारंभ से लेकर के आपका 1 लाख ईसा पूर्व तक का समय। ठीक है, तो इसके उपकरण सोहन नदी क्षेत्र में मिलते हैं। सोहन नदी जो कि सिंधु की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछ ले सोहन नदी किसकी सहायक है, तो सिंधु की नदी की सहायक है। और इसी सोहन नदी घाटी क्षेत्र से निम्न पुरा पाषाण काल के स्थान मिलते हैं। ये कहाँ पड़ती है सोहन नदी घाटी? तो ये पड़ती है पाकिस्तान में। इसी वजह से इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। यानी प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से किसे सोहन संस्कृति कहते हैं? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल। तो सोहन संस्कृति किसे कहते हैं? निम्न पुरा पाषाण काल को। इस काल के प्रमुख हथियार निम्न हैं। पेबुल, कौन कौन सा? पेबुल। पेबुल क्या होता है? तो पत्थर के बड़े बड़े उपकरण जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं पेबुल। पेबुल से बनाया जाता है चॉपर। तो चॉपर भी बड़े आकार का ही उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता है। उसके बाद है चॉपिंग। चॉपिंग जो है वो पेबुल से बनाया गया एक द्विधारी हथियार है। कैसा हथियार है? द्विधारी हथियार है, यानी जिसके दोनों तरफ धार होती है उसे कहते हैं चॉपिंग। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हथियार है वो है हैंड एक्स। इसको हस्त कुठार भी कहते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सही कर लीजिए। ये कस्त कुठार नहीं है, बल्कि ये क्या है? तो ये है आपका हस्त कुठार। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, हस्त कुठार। और ये है क्या चीज? तो ये है मानव द्वारा निर्मित पहला हथियार। तो अगर आपसे पूछ ले मानव द्वारा निर्मित पहला हथियार कौन सा है, तो वो है हैंड एक्स, जिसे कहते हैं हस्त कुठार, जो कि निम्न पुरा पाषाणकालीन हथियार है। इसके अलावा क्लीवर। तो पेबल, चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, क्लीवर, ये जैसे हथियार जो थे ये निम्न पुरा पाषाण काल के हथियार थे। ये सब पत्थरों से बनाए जाने वाले हथियार थे। इसके बाद मध्य पुरा पाषाण काल, यानी कि 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मध्य पुरा पाषाण काल। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। तो जैसे कि निम्न पुरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति कहते थे, वैसे ही मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। इस काल के हथियार स्क्रैपर और बेरर,
स्क्रैपर क्या होता है? तो स्क्रैपर खुरशनी होती है, और बेरर भेदक, जिससे किसी चीज को भेदा जा सकता है। तो मध्य पुरापाषाण काल के औजारों का निर्माण उत्तम कोटि के क्वार्ट्जाइट पत्थर से किया जाता था। तो मध्य पुरापाषाण काल के जो हथियार थे वो किससे बनते थे? तो वो क्वार्ट्जाइट पत्थर से बनते थे। चलिए, उच्च पुरापाषाण काल। तो तीसरा है हमारा उच्च पुरापाषाण काल, जो कि 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय है। इसमें जो हथियार है वो ब्लेड और ब्यूरिन, देख रहे हैं आप, हथियार जो है थोड़े छोटे होते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे हथियारों का साइज छोटा हो रहा है। तो उच्च पुरापाषाण काल के जो प्रमुख औजार हैं वो ब्लेड और ब्यूरिन हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, आधुनिक मानव या होमोसेपियंस का जो उदय है वह उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है। तो आज का मानव जन्म कब लिया? तो ये उच्च पुरापाषाण काल में इसने जन्म लिया है। कब जन्म लिया है? तो उच्च पुरापाषाण काल में आधुनिक मानव ने जन्म लिया है। अच्छा, पुरापाषाण काल यानी जिसमें तीनों ले लिए, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। यानी पुरापाषाण काल में कौन कौन सी बस्तियां हैं भारत में, कौन कौन से केंद्र हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको बस्ती दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सा पुरापाषाण कालीन बस्ती है, कौन सी मध्य पाषाण कालीन बस्ती है और कौन सी नवपाषाण कालीन बस्ती है। तो ध्यान रखिएगा, बेलन घाटी पुरापाषाण कालीन बस्ती है। ये लिस्ट बना लीजिएगा एक साथ। बेलन घाटी कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है आपकी उत्तर प्रदेश में, यानी आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और यहाँ से हड्डी से बनी स्त्री देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका तात्पर्य है कि पुरापाषाण काल में ही मूर्ति पूजा होती थी। यानी मूर्ति पूजा सिंधु घाटी सभ्यता की देन नहीं है, ये तो पुरापाषाण काल से ही चली आ रही है। अतः हम कह सकते हैं कि स्त्री पूजा के प्रथम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं। तो बेलन घाटी हमने देखी। दूसरा है भीमबेटका। भीमबेटका भोपाल के पास स्थित है और इस काल में इस गुफा से भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे चित्रकारी की गई है यहाँ पर, जैसे कि आपकी अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, उसी प्रकार भीमबेटका की गुफाएं हैं। लेकिन भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र हैं वो पुरापाषाण कालीन चित्र हैं। तीसरा, नर्मदा घाटी क्षेत्र। तीसरा कौन सा हो जाएगा? नर्मदा घाटी क्षेत्र। और ये नर्मदा घाटी क्षेत्र में एक स्थान है हथनौरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं कि मानव का जन्म कहां पे हुआ है? तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि सबसे प्राचीन जीवाश्म जो हमें प्राप्त हुआ है वो नर्मदा घाटी क्षेत्र से हुआ है, हथनौरा से। तो हथनौरा से मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। चौथी वस्ती है चिरकी निवासा क्षेत्र। प्रवरा की सहायक नदी है ये चिरकी। तो चिरकी क्या है? तो चिरकी एक नदी है जो कि प्रवरा की सहायक है, उसी के किनारे स्थित है चिरकी निवासा क्षेत्र। और पांचवी बस्ती है आपकी सोहन नदी घाटी क्षेत्र। ये कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। सोहन नदी हमने देखा सिंधु की सहायक है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से 5 वेदिकाओं के अन्वेषण के द्वारा पुरापाषाण काल की प्राप्ति होती है, पुरापाषाण काल की जानकारी की प्राप्ति होती है। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं कि ये किताब में ऐसे ही दिया हुआ था तो मैंने ऐसे उठा लिया, अन्वेषण के माध्यम से 5 पुरापाषाण कालीन 5 वेदिकाओं की प्राप्ति होती है। तो मतलब आप समझ लीजिए सोहन नदी घाटी क्षेत्र पुरापाषाण कालीन बस्ती है। इसके बाद बात करेंगे हम मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल की जो खोज है वो 1867 में C.L. कार्लाइल ने करी है। और कहाँ से करी है? तो विंध्य क्षेत्र से की है।
सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो मध्य पाषाण कालीन काल है इसे माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस काल के जो उपकरण है वो अत्यंत छोटे होते थे। देखिए छोटे होते चले गए हथियार समय के साथ, और मध्य पाषाण काल आते आते ये जो हथियार हैं ये बहुत छोटे हो गए हैं, और इन छोटे हथियारों को ही माइक्रोलिथ कहा जाता है। इस वजह से मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ युग कहा जाता है। अच्छा, मध्य पाषाण कालीन बस्तियों में भी देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट आदमगढ़ और बागौर है। सबसे पहले अगर मध्य पाषाण कालीन बस्ती आपके दिमाग में आए तो आदमगढ़ और बागौर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मध्य पाषाण काल में प्रारंभ क्या हुआ है? पशुपालन। नव पाषाण काल में क्या प्रारंभ हुआ है? कृषि। तो पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य है ना वो आदमगढ़ और बागौर से मिलते हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागौर राजस्थान में। इस काल में आदमगढ़ मध्य प्रदेश एवं बागौर राजस्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया था वो कुत्ता था। इस काल में मानव अस्थिपंजर का सबसे पहला अन्वेषण प्रतापगढ़ के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सराय नाहर और महदहा नाम की बस्तियां पड़ती हैं। तो ये बस्तियां कैसी हैं? तो ये भी मध्य पाषाण कालीन बस्ती है। यानी आदमगढ़, बागौर, सराय नाहर, महदहा ये सभी कैसी बस्तियां हैं? तो ये मध्य पाषाण कालीन बस्ती हैं। राजस्थान में स्थित सांभर झील निक्षेप के कई मध्य पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। इसको सी कर लीजिए। तो राजस्थान में स्थित सांभर झील निक्षेप से कई मध्य पाषाण कालिक स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है। तो सबसे पुराना वृक्ष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है दोस्तों सांभर झील क्षेत्र से। ठीक है, तो मध्य पाषाण कालीन बस्तियों में आप आदमगढ़ याद रखिएगा, बागौर याद रखिएगा, सराय नाहर याद रखिएगा और महदहा याद रखिएगा। इसके अलावा लंगनाज और लेखैया को भी याद रखिएगा। तो बात करें लंगनाज की तो यहाँ से हमें 14 कंकाल प्राप्त हुए हैं। 14 कंकाल। ठीक है, उनके सिर विकसित अवस्था में हैं, जबकि लेखैया से हमें 17 कंकाल छत विकसित अवस्था में प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक कंकाल कहां से प्राप्त हुए ऐसा प्रश्न आता है तो लंगनाज और लेखैया। तो लेखैया से 17 मिले हैं, लंगनाज से 14 मिले हैं, तो सर्वाधिक कहां से मिले हैं? तो ये मिले हमें लेखैया से। ठीक है, चलिए फिर अब देख लेते हैं हम नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल की हम बात करें तो इस काल की सर्वप्रथम जानकारी 1842 में M.K. कृष्णा नामक विद्वान को मैसूर के समीप लिंगसूगर नामक स्थान से प्राप्त हुई। देखिए बहुत ज्यादा विस्तार से हम चर्चा पुनः करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं तो आप भी नोट्स को कलेक्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि ताकि 4 महीने में इस तरीके से भी चलेंगे तो नोट्स ही दे पाएंगे, इतने विस्तृत नोट्स हैं मेरे पास में। 1860 में H.P. लामसूरियार को टोंस नदी घाटी क्षेत्र प्रयागराज से इस काल की जानकारी प्राप्त हुई थी। तो नवपाषाण कालीन जानकारी H.P. लामसूरियार को 1860 में टोंस नदी घाटी क्षेत्र से मिली थी। और टोंस नदी घाटी क्षेत्र कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में। यानी टोंस नदी घाटी क्षेत्र कैसी बस्ती है? तो नवपाषाण कालीन बस्ती है। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल में हुए परिवर्तनों को क्रांति कहा है। तो कुछ नवपाषाण कालीन बस्तियां देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है मेहरगढ़। देखिए मेहरगढ़ एक लंबे समय तक जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थान रहा है। इसके इसी तरीके से हम पढ़ते आए, पर लहुरा देव की खोज के बाद ये जो है हमारा कंसेप्ट था ये चेंज हो गया। तो पुस्तकों में हो सकता है आपको मेहरगढ़ मिले, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक नवपाषाणिक बस्ती है। यहाँ से गेहूं की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
प्राचीनतम नहीं कह सकते अब इसे, अब हम इसे प्राचीन कहेंगे, क्योंकि प्राचीनतम पहले लिखा होता था जब तक लहुरा देव की से हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। तो इसे प्राचीनतम नहीं बल्कि खेती के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए। कितने? तो 7000 ईसा पूर्व के। किसके? गेहूं के। जबकि अच्छा, गेहूं की खेती के तो प्राचीनतम ही है ना, ठीक है ठीक है, क्योंकि लहुरा देव से चावल मिला है। ओके, तो इसको कंसेप्ट को ऐसे समझिए, अगर पूछ ले प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के कहां से प्राप्त हुए तो वो लहुरा देव, पर गेहूं के तो अभी भी मेहरगढ़ से ही हैं। तो गेहूं की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य यदि आपसे पूछे तो मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व। ठीक है। लहुरा देव नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्यों वाला जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में, कहां पर स्थित है ये लहुरा देव? संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। क्या है? तो लहुरा देव है। यहां से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से, पर गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में। चलिए आगे देखते हैं। तीसरी नवपाषाणकालीन बस्ती है दोस्तों कोल्डी हवा। तो यहां से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, और लहुरा देव की खोज से पहले चावल के प्राचीनतम साक्ष्य में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कोल्डी हवा से। तो हो सकता है आपके पास 2014, 15, 16, 17 की घटना चक्र पड़ी हो, तो उसमें प्रश्न में आपको कोल्डी हवा मिल जाए, मेहरगढ़ मिल जाए, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो कोल्डी हवा इलाहाबाद जिले में बेलन घाट नदी घाटी तट पर स्थित नवपाषाणकालीन बस्ती है। यहां से 6500 ईसा पूर्व के धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो धान की भूसी के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? 6500 ईसा पूर्व। देखिए अगर आपको ऐसे दे दिया जाए ना 6500 ईसा पूर्व के धान की भूसी के खेत कहां साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो ऑप्शन में लहुरा देव भी होगा, तब भी आपको कोल्डी हवा ही करना है, क्योंकि लहुरा देव तो 8000 9000 ईसा पूर्व के हैं, जबकि 6500 ईसा पूर्व के धान की भूसी के साक्ष्य में कहां से मिले हैं? तो कोल्डी हवा से मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। लहुरा देव की खोज से पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ एवं प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा माना जाता था। तो इस आधार पर अगर आपके प्रश्नों के उत्तर आपकी पुस्तक में दिए गए हैं तो उसे थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसे आप जो है चाहे स्टार मार्क कर लीजिए, जिस भी तरीके से आप मार्क करते हैं उसे आप मार्क कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और कौन सी नवपाषाणकालीन बस्ती है। तो एक है दोस्तों बुर्ज होम और एक है गुफ्र कराल, और ये दोनों कहां से प्राप्त होती हैं? तो ये प्राप्त होती हैं हमें कश्मीर से। यहां से अनेक गर्तावास, देखिए गर्तावास कहां से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम से। मानव के गर्तावास में निवास करने के साक्ष्य में कहां से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम से। साथ ही मृद भांड और हड्डी के उपकरण, ये हमें गुफ्र काल से। तो अगर गर्तावास पूछ ले तो इसका संबंध बुर्ज होम से, ध्यान रखिएगा। बुर्ज होम से मानव के गर्तावास में निवास करने के साथ ही मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे युगल शवादान लोथल, तो उसी प्रकार मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हमें बुर्ज होम से। एक नवपाषाणकालीन बस्ती है दोस्तों चिरांद बिहार। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, बुर्ज होम, गुफ्र कराल, इसके अलावा आपका मेहरगढ़, कोल्डी हवा, लहुरा देव, ठीक है, और ये चिरांद, ये सभी कैसी बस्तियां हैं? ये नवपाषाणिक बस्ती हैं। और चिरांद से क्या है? ये बिहार में पड़ता है और यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, यानी पत्थरों के अलावा इस समय जो उपकरण हैं वो हड्डी के भी बन रहे हैं। मुख्य रूप से हिरण के सींगों के प्राप्त हुए हैं। किससे बने हुए हैं वो? तो वो हिरण की सींगों से बने हुए हैं। नवपाषाण संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी।
वैसे भी जो बाद में संस्कृति आएगी धीरे धीरे विकसित संस्कृतियां होंगी, है ना। बाद का समय पहले वाले समय से विकसित होता ही है। यहां इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था अपितु उत्पादक भी था। ठीक है, टाइपिंग एरर को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था अपितु उत्पादक भी था, अर्थात वह कृषि और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुका था। तो ध्यान रखिएगा, जो पुरापाषाण काल का मानव है, क्योंकि उच्च पुरापाषाण काल में मानव ने जन्म लिया है, तो मानव पहले भटकता रहता था एक स्थान से दूसरे स्थान। न तो उसने जानवर पाला, ना ही खेती करना प्रारंभ किया। मध्य पाषाण काल में उसने पहली बार जानवर पालना प्रारंभ किया, सबसे पहले कुत्ते को पाला, और नव पाषाण काल आते आते उसने खेती करना भी प्रारंभ कर दिया। यानी मानव अब उत्पादक के साथ साथ, उपभोक्ता के साथ साथ उत्पादक भी बन गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब पाषाण काल के बाद जो समय शुरू होता है उसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। यानी सबसे पहली धातु जो मानव के संपर्क में आई वो कौन सी है, तो वो है तांबा। धातु के आधार पर तभी तो इसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है ना। तो इस काल में मानव पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरण या औजारों का प्रयोग करने लगा, इसीलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। क्योंकि पत्थर के औजार तो वो बना ही रहा है, बड़े लेवल पे बना रहा है, पर उसके साथ साथ अब वो तांबे के औजारों का भी प्रयोग करने लगा। इसी कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। लगभग 5000 ईसा पूर्व मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वह तांबा ही थी। तो मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी, वह तांबा थी। ताम्र पाषाण संस्कृति कृषक ग्रामीण संस्कृति थी। तो शहरी संस्कृति नहीं थी, ग्रामीण संस्कृति थी ये। शहरी संस्कृति पहली कौन सी है, तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता ही है। अच्छा, ताम्र पाषाण कालीन बस्तियां भी हैं, बहुत सारी बस्तियां हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में ही कुछ संस्कृतियों का जन्म हुआ है। जैसे कि बनास और आहड़ की संस्कृति। तो ये बनास और आहड़ संस्कृति है, ये वास्तव में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। जैसे समझ लीजिए कि ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति पिता है और उसके कई पुत्र हैं, और उनमें से एक पुत्र है बनास और आहड़ की संस्कृति। और ये कहाँ पाई जाती है, ये राजस्थान में पाई जाती है। और इस संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, आहाड़, बालाथल, गिलुंद। तो ध्यान रखिएगा, आहाड़ हो, बालाथल हो, गिलुंद हो, ये बनास संस्कृति का हिस्सा है, आहड़ संस्कृति का हिस्सा है। इसका मतलब ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का हिस्सा है। आहाड़ को ताम्रवती भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किसे ताम्रवती कहते हैं, आहाड़ को, बालाथल को, गिलुंद को, या किस उपरोक्त तीनों को? तो ताम्रवती कहते हैं आहाड़ को, क्योंकि यहां से बड़े पैमाने पर तांबा मिलता है। इस संस्कृति के कालक्रम की बात करें तो 2100 से 1500 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसे बनास और आहड़ संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। आहाड़ के लोग पत्थरों से बने घर में रहते थे और गिलुंद से पकी ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आजकल स्टेटमेंट के फैक्ट आते हैं तो पलट देंगे, इसको लिख देंगे, गिलुंद के लोग पत्थरों से बने घरों में रहते थे और आहाड़ से पकी ईंटों के निर्माण के साक्ष्य मिले। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा, उपरोक्त दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट पलट दिए गए। आहाड़ के लोग पकी ईंटों के नहीं रहते, घरों में नहीं रहते थे, बल्कि पत्थरों से बने घरों में रहते थे, जबकि गिलुंद से पकी ईंटों के निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो पकी ईंटें हमें सबसे पहले ताम्र पाषाणकालीन बस्तियों में मिलती है, ना कि सिंधु घाटी की सभ्यता में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरी संस्कृति है दोस्तों कायथा संस्कृति, जो कि मध्य प्रदेश में फली फूली। और इसके स्थल कौन कौन से हैं? तो इसके स्थल हैं कायथा एवं एरण। इसी में जब नवदा टोली को जोड़ दिया जाता है, यानी कायथा, एरण और नवदा टोली, तो जो संस्कृति बनती है वो बनती है मालवा संस्कृति। यानी कायथा संस्कृति में 2 आते हैं, कायथा और एरण, और मालवा संस्कृति में 3 आते हैं, कायथा संस्कृति के स्थल प्लस नवदा टोली।
और नवदा टोली का जो उत्खनन है वो एच.डी. सांकलिया ने किया है। ये प्रश्न तो न जाने कितनी बार पूछ लिया गया है कि नवदा टोली का जो उत्खनन है वो किसने करा, तो वो करा है एच.डी. सांकलिया ने। चौथा है जोरवे संस्कृति। ये जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र से प्राप्त होती है और इसमें जोरवे आता है, नेवासा आता है, दैमाबाद आता है और इनाम गांव भी आता है। तो कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में और जोरवे संस्कृति कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है आपकी महाराष्ट्र में। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं और कांसे का रथ मिला है। यह हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखलाती है। दैमाबाद हड़प्पा संस्कृति का सबसे दक्षिणतम स्थान भी है जो कि प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। तो दैमाबाद से हमें भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं और कांसे का रथ मिला है। बात करें इस इनाम गांव की, तो ये भी ताम्रपाषाणिक युग की एक बस्ती है और यह बस्ती किलेबंद और खाई से घिरी हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किलेबंद और खाई से घिरी हुई बस्ती कौन सी है, तो वो इनाम गांव है। 1200 ईसा पूर्व के आसपास ताम्रपाषाण संस्कृति का लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। तो दोस्तों हमने पाषाण काल को देख लिया, ताम्रपाषाण काल को देख लिया, अब देख लेते हैं महापाषाण काल को। तो महापाषाण काल वास्तव में क्या है, तो ये दक्षिण भारत में एक संस्कृति का विकास हुआ है जिसे हम महापाषाण काल की संस्कृति कह देते हैं। क्यों कहते थे वो देख लेते हैं। तो नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता है। 1944 में वी.डी. कृष्णा स्वामी ने इस काल की जानकारी दी। पत्थर की कब्रों को महापाषाण कहा जाता था। महापाषाण काल से संबंध लोग पहाड़ों की ढलान पर रहते थे। यहां कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल, पत्थर और सोने के गहने प्राप्त हुए। यानी मानव के शरीर पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे और तो वो कब्र हो गई ना, और उस कब्र को क्या है, उसी कब्र को महापाषाण कहा जाता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उस कब्र को क्या कहते थे, तो उस कब्र को हम कहते थे महापाषाण, मेगोलिथ। क्या कहते थे, मेगोलिथ। वर्ड मैंने लिखा नहीं है तो ध्यान रखिएगा। महापाषाण को क्या कहते हैं, मेगोलिथ। इन कब्रों को क्या कहते हैं, तो इन कब्रों को मेगोलिथ कहा जाता है। महापाषाण काल में आंशिक समाधान की पद्धति भी प्रचलित थी जिसके तहत शवों को जंगल में जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। यानी पत्थरों में तो दफनाते थे, साथ में कुछ शवों को जंगल में भी छोड़ दिया जाता था। महापाषाणिक लोग धान के अतिरिक्त रागी की खेती भी किया करते थे। ये इंपॉर्टेंट है। महापाषाण काल में धान की खेती होती थी और रागी की खेती होती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर प्रारंभ होगा जिसे हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो उसे हम अपनी अगली वीडियो में आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।